दोस्तों, आप जानते होंगे कि किसी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जाने के लिए हमें रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपने किसी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च होते हुए देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि रॉकेट के लॉन्च होने से ठीक पहले लॉन्चिंग साइट पर स्पेसक्राफ्ट के इर्द गिर्द काफी मात्रा में बादलों सा दिखने वाला सफेद रंग का धुंध हमें देखने को मिलता है। क्या आप बता सकते हैं कि असल में ये क्या होता है? अगर आपको लगता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि रॉकेट के इंजन से निकलने वाला धुआं या एग्जॉस्ट होता है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। जी हाँ, ये रॉकेट के इंजन से निकलने वाला धुआं बिल्कुल नहीं होता। चाहे नासा हो, इसरो हो, स्पेसएक्स हो या विश्व की कोई और अन्य स्पेस एजेंसी, आए दिन वो सैटेलाइट या कोई और स्पेस शटल लॉन्च करते ही रहते हैं। रॉकेट लॉन्च के दौरान सफेद बादलों की तरह दिखने वाला ये धुंध अगर सच में रॉकेट के इंजन से निकलने वाला धुआं होता तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इससे काफी ज्यादा पोल्यूशन होता? और रॉकेट लॉन्च के दौरान अगर इतना ज्यादा पोल्यूशन होता तो इस पोल्यूशन की वजह से चारों तरफ काफी हो हल्ला मचता, पर ऐसा नहीं होता। स्पेस शटल लॉन्च के दौरान कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसे लेकर सवाल नहीं उठाते क्योंकि ये पोल्यूशन करने वाला धुआं होता ही नहीं। तो आखिर ये होता क्या है? क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये पानी ही होता है, और अच्छा होगा ये कहूँ कि ये वाटर वेपर होता है। आप यकीन नहीं करेंगे ना? कोई बात नहीं, आप इस एपिसोड को पूरा देखिए, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि एक रॉकेट लॉन्च में आखिर पानी का क्या काम होता है और रॉकेट लॉन्च के दौरान ये हमें एक सफेद धुएं की तरह क्यों नजर आता है। तो बिना और ज्यादा वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। रॉकेट प्रोपल्शन में न्यूटन्स थर्ड लॉ का इस्तेमाल किया जाता है जो कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन अगर हम इस्तेमाल करें जिससे कि रॉकेट के एक एंड से काफी तेज रफ्तार से गैस और पार्टिकल बाहर निकले तो हमारा रॉकेट उसके उल्टे डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने लगेगा। पर ऐसा कौन सा केमिकल रिएक्शन है जो रॉकेट के एक एंड से हॉट गैसेस इस वेलोसिटी से रिलीज कर सके जो रॉकेट को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर ले जा सके? इसका जवाब है कंबशन रिएक्शन। कंबशन के लिए हमें चाहिए होता है फ्यूल और ऑक्सीडाइजर। रॉकेट लॉन्च में कौन सा फ्यूल और कौन सा ऑक्सीडाइजर यूज होता है और ये कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। रॉकेट के मेन इंजन्स को लिक्विड इंजन्स कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मेन फ्यूल होता है वो लिक्विड हाइड्रोजन होता है, जबकि लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल ऑक्सीडाइजर के रूप में किया जाता है। अगर आप ये नहीं जानते कि ये ऑक्सीडाइजर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीडाइजर वो केमिकल होता है जिसकी ज़रूरत फ्यूल को जलाने के लिए होती है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये इस पृथ्वी का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है और नॉर्मली गैस के रूप में हमारे वातावरण में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन जैसे हल्के गैसेस लो डेंसिटी वाले होते हैं, जिनका मतलब ये हुआ कि इनकी थोड़ी मात्रा को स्टोर करने के लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। पर स्पेसक्राफ्ट में हम बहुत बड़े साइज़ का फ्यूल कंटेनर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे उसका साइज़ और बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसे स्पेस में ले जाने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। इस परेशानी से निपटा जाता है हाइड्रोजन को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करके। हाइड्रोजन को जब हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो डेंसर हो जाता है, जिसके कारण वो रॉकेट के फ्यूल कंटेनर में भी आसानी से आ जाता है। हाइड्रोजन को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे -253 डिग्री सेल्सियस में रखना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि उसे काफ़ी ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है। उसी तरह ऑक्सीजन भी हमारे वातावरण में गैस के रूप में ही एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे -183 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान में रखना पड़ता है। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन अगर जल्दी आपस में मिल जाएं तो वहां भयंकर एक्सप्लोजन हो सकता है। इसलिए लॉन्च एरिया में इन दोनों सब्सटेंस को दो अलग अलग कंटेनर्स में दो अलग अलग एंड्स में रखा जाता है और रॉकेट के लॉन्च होने से केवल कुछ घंटे पहले ही रॉकेट के टैंक में उन्हें पंप किया जाता है। इस टैंक के दो भाग होते हैं। इसके एक भाग में लिक्विड हाइड्रोजन को पंप किया जाता है और दूसरे भाग में लिक्विड ऑक्सीजन को। लॉन्च का काउंटडाउन जब 0 होने को होता है
तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को एक कंबशन चेंबर में पंप किया जाता है। प्रोपेलेंट को जब इग्नाइट किया जाता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगता है, जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इस ग्रीन रिएक्शन से काफी ज्यादा एनर्जी और वाटर वेपर का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये रिएक्शन काफी ज्यादा हीट जनरेट करता है, जिसके कारण वहां जनरेट हो रहा वाटर वेपर एक्सपैंड करने लगता है और 10,000 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से रॉकेट के इंजन नोजल से बाहर निकलने लगता है। इंजन नोजल से इतनी ज्यादा रफ्तार से बाहर निकलने वाला स्टीम थ्रस्ट क्रिएट करता है, जो रॉकेट को पृथ्वी से स्पेस में ले जाता है। चलिए अब बात करते हैं बादल जैसे दिखने वाले उस सफेद धुंध के बारे में, जो रॉकेट लॉन्च के दौरान हमें देखने को मिलता है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इसका कुछ भाग रॉकेट से निकलने वाला वाटर वेपर या ये कहें कि स्टीम होता है, यानी कि रॉकेट से निकलता हुआ जो धुआं हमें नजर आता है वो असल में धुआं नहीं बल्कि स्टीम होता है। हम जानते हैं कि रॉकेट में हम लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें काफी ठंडे वातावरण में रखा जाता है और लॉन्च के केवल कुछ घंटे पहले ही इन्हें रॉकेट के फ्यूल टैंक में पंप किया जाता है। लॉन्च पैड में थोड़े गर्म हो जाने के कारण ये लिक्विड बॉयल होने लगते हैं, जिसके कारण वहाँ प्रेशर बढ़ने लगता है। इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए इन गैसेस को रिलीज किया जाता है। हालांकि उस समय ये गैस के फॉर्म में होते हैं, पर अभी भी काफी ठंडे होते हैं। इस कारण इनके आसपास कंडेंस्ड मॉइस्चर का क्लाउड फॉर्म हो जाता है। लॉन्च साइट पर मौजूद बाकी का सफेद धुआं वहां मौजूद फायर और साउंड सप्रेशन सिस्टम के कारण प्रोड्यूस होता है। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है। किसी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में पहुंचाने के लिए हमें पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो ऐसा करने के लिए लाखों पाउंड के थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है। लॉन्च के दौरान इंजन के एग्जॉस्ट गैसेस काफी तेज गति से इंजन से बाहर निकलते हैं। जब इनकी रफ्तार साउंड के रफ्तार को भी पार कर जाती है और ये एम्बिएंट एयर से टकराते हैं तो वहाँ शॉक वेव्स क्रिएट होते हैं, जिनका नॉइस लेवल 200 डेसिबल के आसपास होता है, जो कि बहुत ज़्यादा माना जाता है। इतने पावरफुल साउंड के अगर आप आसपास भी मौजूद हुए तो ये न सिर्फ आपके कानों के पर्दे फाड़ देगा बल्कि आपकी जान भी ले लेगा। ये शॉक वेव्स पावरफुल वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जो लॉन्च प्लेटफॉर्म और पैड सरफेस से टकराकर लॉन्च व्हीकल, पेलोड और क्रू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे बचने के लिए साउंड सप्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस नॉइस को काफी कम कर देता है। इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है और वो भी बहुत ज्यादा। अब इसमें पानी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और ये कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए स्टेल्थ सबमरीन टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोनार तकनीक के बारे में तो आप सब जरूर जानते होंगे। इसमें साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के लोकेशन का पता लगाने के लिए। ये काफी सिंपल तरीके से काम करता है। सबसे पहले ये साउंड वेव्स एमिट करता है जो पानी के अंदर जाते हैं। पानी के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद हुआ तो ये वेव्स उससे टकराकर वापस आते हैं। वापस आने वाले इन वेव्स को एनालाइज करके तथा इन्हें वापस आने में लगने वाले समय को कैलकुलेट करने से हमें पानी में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के आकार और लोकेशन का पता चल जाता है। पर पानी में अगर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो इन साउंड वेव्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले तो ये साउंड वेव्स वापस नहीं जा पाएंगे, और अगर ये साउंड वेव्स वापस नहीं जा पाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट सोनार तकनीक से ऑलमोस्ट इनविजिबल ही रह जाएगा। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल स्टेल्थ सबमरीन टेक्नोलॉजी में किया जाता है। दरअसल वाटर बबल्स या पानी के बुलबुलों में एक खास क्वालिटी होती है। पानी में साउंड वेव्स जब वाटर बबल्स से टकराते हैं तो ये वाटर बबल्स कंप्रेस होते हैं। इस कंप्रेशन से साउंड एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पानी के बबल्स साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चूंकि साउंड वेव्स को पानी के बबल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये लौट के वापस नहीं जा पाते, और चूंकि ये वापस नहीं जा पाते, हमारे ऑब्जेक्ट को सोनार तकनीक से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इस कारण सबमरीन्स को सोनार तकनीक के डिटेक्शन से बचाने के लिए सबमरीन्स के चारों तरफ काफ़ी मात्रा में वाटर बबल्स का निर्माण किया जाता है। तो आपने जाना कि वाटर बबल्स साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। आपने ये भी जाना कि रॉकेट लॉन्च के दौरान शॉक वेव्स के साथ काफ़ी ज़्यादा साउंड जनरेट होता है, जो कि सब कुछ तबाह कर सकते हैं। इसलिए सेफ लॉन्च के लिए हमें इस साउंड को काफ़ी कम करना होता है। इसलिए लॉन्च साइट पे काफ़ी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्च से ठीक पहले मोबाइल लॉन्चर प्लेटफॉर्म पर काफ़ी मात्रा में वाटर मॉलिक्यूल्स को हवा में छोड़ा जाता है।
रॉकेट के इंजन से प्रोड्यूस होने वाले पावरफुल साउंड वेव्स जब इन वाटर मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने लगते हैं, जिसके कारण ये साउंड एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये वाटर बबल्स पावरफुल साउंड को काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण वहाँ साउंड लेवल काफ़ी कम होकर एक सेफ लेवल तक आ जाता है। इस कारण साउंड वेव्स के कारण वहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचता। हाँ, ये ज़रूर है कि साउंड एनर्जी के हीट में कन्वर्ट होने के कारण वहाँ काफ़ी गर्मी रहती है, जिसके कारण पानी वहाँ भाप बनकर उड़ने लगता है। लॉन्च के दौरान जितना पानी इस्तेमाल होता है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रॉकेट के मेन इंजन के स्टार्ट होने से ठीक पहले एक एलिवेटेड टैंक से 3 लाख गैलन पानी रिलीज किया जाता है, जो बहते हुए लॉन्च प्लेटफॉर्म के आउटलेट तक जाता है। इसके अलावा मेन इंजन के स्टार्ट होने के समय 6 और 12 फुट ऊंचे नोजल से पानी रिलीज किया जाता है, जिन्हें रेन बर्ड्स कहा जाता है। लिफ्ट ऑफ के 9 सेकंड के बाद 9 लाख गैलन पानी पर मिनट वहां रिलीज किया जाता है, ताकि वहां पावरफुल साउंड लेवल को कम किया जा सके। लॉन्च साइट पर पानी का इस्तेमाल वहां आग लगने से बचाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि रॉकेट के इंजन से निकलने वाले विशाल फ्लेम्स से वहां आग लगने का खतरा भी मौजूद होता है, जो सब कुछ तबाह कर सकता है। हीट से स्पेस शटल को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए फ्लेम डिटेक्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्लेम ट्रेंच में मौजूद होता है। इनका इस्तेमाल करने से ये होता है कि रॉकेट के फ्लेम्स ज़मीन से टकराकर वापस रॉकेट को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, बल्कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रॉकेट के फ्लेम्स इसके थ्रू आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो रॉकेट लॉन्च के दौरान सफ़ेद बादलों जैसा दिखने वाला धुंध जो आपको नज़र आता है, वो रॉकेट से निकलने वाला धुआं नहीं होता, बल्कि वहाँ मौजूद वाटर वेपर होता है। आप ये भी जान चुके हैं कि जो धुआं हमें रॉकेट के इंजन से बाहर निकलता हुआ नज़र आता है, वो भी धुआं नहीं बल्कि तेज़ी से बाहर निकलता हुआ वाटर वेपर ही होता है, जो उन्हें ऊपर ले जा रहा होता है। इसी कारण आप देखेंगे कि लॉन्च साइट पर आपको इनके इंजन से काफ़ी धुआं निकलता दिखेगा, पर जैसे ही ये ऊपर जाएंगे, ये धुआं काफ़ी कम होता हुआ नज़र आएगा। जिन रॉकेट्स में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, उससे हमेशा केवल वाटर वेपर ही बाहर निकलता है, न कि धुआं। पर रॉकेट जब ट्रोपोस्फेयर को पार कर रहा होता है, तो रॉकेट के गर्म फ्लेम्स के कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होने लगते हैं। इस कारण कई बार हवा में भी हमें रॉकेट से बाहर निकलता हुआ धुआं नजर आता है। तो ये बात हुई उन रॉकेट की जिसमें फ्यूल के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। पर कई रॉकेट्स में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे रॉकेट सचमुच एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सूट, CO2, हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे गैसेस रिलीज करते हैं, यानी कि ऐसे रॉकेट्स सचमुच प्रदूषण फैलाते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे रॉकेट्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं और ये कैसे काम करते हैं, इनके बारे में किसी और एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारे हर एपिसोड के जरिए आपको हमेशा कुछ नया जानने को मिले। आशा है कि इस एपिसोड में भी आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों, साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए अच्छे एनिमेशन की ज़रूरत होती है। अच्छे एनिमेशन के अभाव में हम कई टॉपिक्स को चाह कर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अपनी ओर से हम इस एरिया को इम्प्रूव करने के लिए तो काम कर ही रहे हैं, पर यह काफ़ी कॉस्टली होता है। पिछले एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप में से कई लोगों ने अपनी ओर से कुछ डोनेट करने की इच्छा जताई थी, जो कि काफ़ी सराहनीय है। इसे देखते हुए इस वीडियो तथा इसके पिन्ड कमेंट में हमने अपना डोनेशन का लिंक शेयर कर दिया है। अपने हिसाब से आप जो भी चाहें डोनेट कर सकते हैं। आपके डोनेशन का इस्तेमाल हम अच्छे एनिमेटर्स को हायर करने के लिए करेंगे, ताकि भविष्य में एनिमेशंस के जरिए हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। हम आपको डोनेट करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। अगर आपके डोनेट करने की इच्छा है और आप डोनेट करने का सामर्थ्य रखते हैं, कृपया केवल तभी डोनेट करें। बाकी हमारे वीडियोस हमेशा की तरह सबके लिए उपलब्ध रहेंगे। तो दोस्तों, विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।